गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल वॉल टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर उसके बारे में चर्चा की थी। आज सेल वॉल की उत्पत्ति, अल्ट्रा स्ट्रक्चर तथा इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थूलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी संरचना में हमने इसमें मुख्यतः 4 प्रकार की आवरण की चर्चा की थी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और मध्यम या मिडिल लेमिला। वहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे थे उनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है तथा इस टॉपिक में भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। बड़ा क्वेश्चन भी इनको सबको सम्मिलित करने से एक बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से एक पूछा जाता है और 100 टाइप क्वेश्चन में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। हम इसके बारे में चर्चा करें तो सेल प्लेट। कोशिका जब 2 भागों में विभाजित होती है तो उसके मध्य सेल प्लेट का निर्माण होता है। इस सेल प्लेट से सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। अब बात करें कि जो सेल प्लेट अब किससे बनती है। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो सेल प्लेट है इसका जो निर्माण हो रहा है वो फ्रेगमोप्लास्ट से हो रहा है। जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स ER का यहाँ पर अर्थ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लस वेसाइकल्स यानी पुटिकाएं या रितिकाएं। तो जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व वेसाइकल से फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है और इस फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट और सेल प्लेट से सेल वॉल का निर्माण होता है। या हम केवल इसका एक आंसर शब्द काम में लें तो यहाँ पर हम फ्रेगमोप्लास्ट से सेल वॉल की उत्पत्ति को मान सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार के ऑर्गेनेल्स समाहित होकर इस फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बहुत एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है कि सेल वॉल की उत्पत्ति किससे होती है। कभी कभी ये तीनों ऑर्गेनेल्स एक साथ दे दिए जाते हैं एंड जो लास्ट ऑप्शन होता है उसमें ऑल द अबव, उस कंडीशन के अंदर इसको हमें करना है। या फ्रेगमोप्लास्ट दे दिया तो ये आंसर वहां पर हो जाएगा। तो फ्रेगमोप्लास्ट से सेल वॉल की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर हम सेल वॉल के अंदर जो प्राथमिक सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल इसकी चर्चा सेल वॉल स्ट्रक्चर के अंदर हमने की थी। इसमें कुछ अंतर देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल में क्या अंतर पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल।
फर्स्ट प्राइमरी सेल वॉल, ये पतली व मुलायम, मुलायम अर्थात इसमें लचीलापन पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल की वहां पर चर्चा करेंगे तो उसका जो निर्माण हो रहा है प्राइमरी सेल वॉल से हो रहा है, परंतु ये इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता, या ये कहें कि ये दृढ़ या कठोर होती है, दृढ़ या कठोर। सेकंड, इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो अनियमित क्रम में, अनियमित क्रम में पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं या जो फाइब्रिल्स हैं ये समांतर क्रम में पाए जाते हैं, एक व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण इनमें कठोरताएं उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इसमें ये माइक्रोफाइब्रिल्स अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे, ये अति सूक्ष्म फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो अति शब्द है इसको हटा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा सूक्ष्म फाइब्रिल्स। यहाँ पर जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे? सूक्ष्म फाइब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे। इनके अलावा इसमें एक अंतर और पाया जाता है, सेलुलोज यहाँ पर लगभग 5% के लगभग पाया जाता है। लिपिड जो यहाँ पर रहता है वो 5 से 10% रहता है। प्रोटीन यहाँ पर 5%। हेमीसेलुलोज लगभग 50% पाया जाता है। जबकि हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज अधिक मात्रा में, लगभग 90% के लगभग यहाँ पर, या 50 से लेकर 90% के लगभग जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा वो सेलुलोज रहेगा। लिपिड यहाँ पर एब्सेंट, लिपिड का मतलब वसा, लिपिड यहाँ नहीं पाया जाता, एब्सेंट रहता है। तथा प्रोटीन अल्प मात्रा में। हेमीसेलुलोज यहाँ पर लगभग 25% से भी कम। लगभग 25% यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में जो मेजर डिफरेंस था वो किसका था? एक तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो इसमें अनियमित क्रम में पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल में वो नियमित क्रम के अंदर पाए जाते हैं। एक यहाँ पर ये जो लिपिड वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि
किस में लिपिड प्रेजेंट रहता है, किस सेल वाल में नहीं पाया जाता। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये एक बड़ा अंतर है, इसको हमें ध्यान में रखना है। सेलुलोज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 50% है और यहाँ पर लगभग ये 25% है। इंक्रीज जो होता है वो होता है सेलुलोज। अब है सेल वाल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या जो प्राथमिक भित्ति होती है उसमें जो वृद्धि होती है वो दो प्रकार से होती है, कणाधान और स्त्राधान। उसके बाद में आती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल, कोशिका भित्ति की प्रासंरचना। हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो सेल वाल है उसकी सूक्ष्म संरचना के रूप में इसको देखें तो इसका प्रारंभिक स्थिति वो कहाँ से लेकर किस से इसका निर्माण होता है। हम चर्चा करें तो 100 ग्लूकोज के अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं, कितने 100, तो ये एक मिसेल का निर्माण करते हैं। यानी 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं तो 1 मिसेल्स फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार जब 20 मिसेल्स आपस में जुड़ जाएं तो माइक्रोफाइब्रिल्स, एक माइक्रोफाइब्रिल्स सौ ग्लूकोज के अणु से एक मिसेल, और जब 20 मिसेल आपस में ऐड करते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण होता है। यदि 250 माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में ऐड होते हैं तो एक फाइब्रिल्स का निर्माण होता है। और विभिन्न प्रकार के आपस फाइब्रिल्स मिलकर कोशिका भित्ति सेल वाल का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति या सेल वाल। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होंगे? 100। फॉर्मेशन 1 मिसेल एंड 20 मिसेल आपस में ऐड होते हैं, फॉर्मेशन 1 माइक्रोफाइब्रिल्स एंड 250 माइक्रोफाइब्रिल्स ऐड होकर एक फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से अनेक फाइब्रिल्स मिलकर सेल वाल का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं सेल वाल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थूलन की, इनकी जो प्राथमिक और जो द्वितीयक सेल वाल होती है उसमें किन किन पदार्थों का स्थूलन पाया जाता है और किस प्रकार से होता है, उनकी हम चर्चा करते हैं। या उसमें जो थिकनेस आती है वो किस प्रकार से आती है। कोशिका भित्ति में स्थूलन, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स या प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। स्थूलन के बारे में हम यदि चर्चा करें कि जब सेल वाल का कंप्लीट निर्माण हो जाता है तो उसके परिमाप में जब वृद्धि होती है तो कुछ भाग या जो द्वितीयक सेल वाल है उसमें लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। ध्यान में रखना किसका? लिग्निन। ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। अब देखो प्रत्येक सेल वाल में लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता, कुछ कोशिका भित्तियों में इसका स्थूलन पाया जाता है। और किन में पाया जाता है? देखो जो सहवन उत्तक के रूप में कार्य करते हैं, वास्कुलर सिस्टम, सहवन उत्तक। इनके अलावा यांत्रिक आलंबन
यांत्रिक आलंबन प्लांट्स को जिन कोशिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है वहां पर लिग्निन का स्तूलन पाया जाता है। और ये जो लिग्निन का स्तूलन है ये संपूर्ण सेल वॉल पर इक्वल रूप में नहीं पाया जाता। कुछ स्थानों पर इसका स्तूलन अधिक मात्रा में हो सकता है, कुछ पर कम हो सकता है। इस प्रकार से जो लिग्निन का स्तूलन है उसको विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। सौन तक में जो मिलता है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं व दृढ़ोतक या इस केलन कायमा, इनके अंदर इसका स्तूलन पाया जाता है। तो इसके आधार पर इनको निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है वल्ले रूपी या एन्युलर। जब लिग्निन का डिपॉजिट वल्ले के रूप में होता है एक रिंग्स के रूप में होता है उसे एन्युलर डिपोजन कहा जाता है या वल्ले रूपी स्तूलन इनको कहा जाता है। अब वल्ले रूपी जो स्तूलन है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाएं ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रख लें। वह वाहिकाएं और जो ये रिंग्स बनते हैं ये आपस में समांतर रूप में पाए जाते हैं। सेकंड है सर्पिल या स्पाइरल स्तूलन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्तूलन होगा वो सर्पिल रूप में पाया जाएगा। सर्पिल रूप का मतलब जैसे ये कंडीशन जो मिल रही है उस स्तूलन को हम सर्पिल स्तूलन के रूप में जानेंगे। इस प्रकार का स्तूलन भी किसके अंदर पाया जाता है? जो प्रोटोजाइलम होता है उसकी वाहिनिकाएं एंड वाहिकाओं में ये स्तूलन पाया जाता है। थर्ड है सोपानवत यानी इस स्केलरी फॉर्म, स्केल लाइक या विभिन्न प्रकार के सेप्टा या जो पट होते हैं जो अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं इसे सोपानवत कहेंगे। एंड फोर्थ है जालिकावत रेटिकुलेट, जालिकावत या रेटिकुलेट। नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के स्तूलन में जो लिग्निन का निक्षेपण है वो एक जालनुमा एक अनियमित संरचनाओं के अंदर होगा, इसलिए इसको हम रेटिकुलेट के नाम से जानेंगे। एंड लास्ट जो है वो है गर्त में या पिटेट। ये पूछा जाता है गर्त में स्तूलन। ये जो जालिका रूपी स्तूलन है इसका ही एक संघनित रूप गर्त में स्तूलन। इसमें स्तूलन लगभग कोशिकाओं के अंदर हो जाता है, परंतु कुछ ऐसे स्थान जहां पर लिग्निन का निक्षेपण नहीं पाया जाता तो उन स्थानों पर गर्तनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, इसलिए इसे गर्त में स्तूलन कहते हैं। और ये गर्त दो प्रकार के होते हैं, सरल गर्त और परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं जो कीपनुमा संरचना की होती हैं, जिसे बॉर्डर पिटेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने कोशिका भित्ति में स्तूलन का अध्ययन किया। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के
जो स्थलन हैं उनके द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे, इनके अलावा सेल वाल प्लांट्स के लिए किस प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।